गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दो कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंट दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक तो उसके जो आउटकम्स है वो एक से ज्यादा होने चाहिए, पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, उसकी किसी भी पर्टिकुलर आउटकम को अपन एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डाई को रोल करने से पहले मैं बोल दूं कि इस पे नेक्स्ट टाइम पानी आने वाला है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने आउटकम के बारे में देखा, एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा। इसके बाद अपन ने देखा था इक्वली लाइकली आउटकम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी स्टडी करने की बेसिकली तीन अप्रोच होती है। एक अप्रोच 9th क्लास में आप लोगों के आई है ना, 9th क्लास में आती है, एक स्टेटिस्टिकल अप्रोच, एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी बोलते हैं उसको। जो स्टेटिस्टिकल अप्रोच है उसी को एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी बोलते हैं। उस वाली अप्रोच में क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को आप करके देखोगे है ना, इसके बाद आप आइडिया लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल वैसे बता रहा हूँ मैं ना, आपके इस वाली क्लास में जो है वो क्लासिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच जो है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें अपन सारे आउटकम को इक्वली लाइकली आउटकम मान के ही चलते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो होती है 9th क्लास वाली स्टेटिस्टिकल अप्रोच, तीन नाम है, स्टेटिस्टिकल अप्रोच या एम्पिरिकल अप्रोच या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आपको। कि फॉर एग्जांपल किसी डाइस को आपने 10 बार रोल किया, सॉरी 10 बार डाइस को रोल किया है, या फिर अपन कॉइन की बात कर लेते हैं। किसी कॉइन को आपने 10 बार टॉस किया है, इन 10 बार में से क्या हुआ है कि 6 टाइम तो हेड आया है और 4 टाइम टेल आया है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और फिर आप आइडिया लगाओगे कि इस कॉइन की जो डिजाइन है इससे क्या प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो आप अगर मैं आपको अब पूछूं कि कॉइन 10 बार टॉस किया है और 6 बार हेड आया, 4 टाइम टेल आया, तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, उनको चांसेस के बारे में बताती है। और जो अपनी स्टेटिस्टिकल अप्रोच थी, इसको मैं मिटा दूंगा, इसको आपको याद नहीं रखना है, केवल आइडिया के लिए बता रहा हूँ। स्टेटिस्टिकल अप्रोच या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पेरिकल अप्रोच। तो ये वाली जो अप्रोच है इसमें क्या करते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे 10 बार मैंने पॉइंट टॉस किया, तो अब इसके केस में स्टैटिस्टिकल अप्रोच में जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि किसी भी इवेंट, जैसे मेरे को हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो उस हेड आने के फेवर में कितने ट्रायल आपके गए, डिवाइड में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, डिवाइड में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो यहाँ पे इस केस में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 10 है। और जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड आने के फेवर में कितनी ट्रायल गए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन फेवर ऑफ इवेंट, उस इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हो उसके फेवर में कितने ट्रायल गए हैं, जितने आपने टोटल किए उसमें से, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इस केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने बोलूं आपको हेड की, तो क्या बताओगे आप, कितनी बार यहाँ पे हेड आया है, 6 टाइम हेड आया है, अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, टेल थे। तो आप बोलोगे कि ये जो सिक्का है उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं थ्रो करूंगा तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, या फिर 60% चांस है कि हेड आए और 40% चांस है कि टेल आए जब नेक्स्ट टाइम में थ्रो करूंगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में बेस करती है। लेकिन इस वाली प्रोबेबिलिटी का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर यही वाला एक्सपेरिमेंट में मैं नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब की बार मैं 1000 टाइम टॉस करता हूँ, 1000 टाइम टॉस करता हूँ अभी अब की बार में, तो हो सकता है कि कुछ 800 टाइम एड आ जाए, है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और 200 टाइम इस बार क्या हो जाए। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, चलो। तो ऐसा हो सकता है कि 800 टाइम हेड आ जाए और 200 टाइम टेल आ जाए, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या बोलूं, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? तो इसके बेस पे मैं वापस सेम फॉर्मूला जब यूज करूंगा कि नंबर ऑफ द ट्रायल
इन फेवर ऑफ द, यहाँ पे नंबर ऑफ द ट्रायल इन फेवर ऑफ द इवेंट, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो अब हेड आने के फेवर में कितने कितने ट्रायल गए हैं, 800 गए हैं, तो 800 अपॉन 1000 जब करेंगे तो इस बार प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/10, दैट इज 0.8, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 है या फिर 80% चांसेस है। लेकिन ये वाली जो है प्रोबेबिलिटी, ये एक्यूरेसी कब देती है, जब इसमें नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो काफी ज्यादा हो, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होंगे तो क्या होता है, ये जो अपनी अप्रोच है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, वो क्लासिकल अप्रोच पे फॉलो करने लग जाती है। जैसे किसी सिक्के को अगर तुम 10 बार उछालो, जैसे 2-5 बार उछाल के अगर डिसाइड करना था तो हो सकता है कि उस कॉइन में 4 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए, तो उसके बेस पे तुम ये बोलने लग जाओगी कि इस वाले कॉइन में हेड ज्यादा बार आ जाए। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट को तुम 1000 बार करो तो होता क्या है, फिर ऐसा होने लग जाएगा कि हेड और टेल जो आने के चांसेस है, जो ट्रायल है वो इक्वल होने लग जाएंगे। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए, तब ये डिसाइड किया गया है कि मान लो किसी ने मिलियन टाइम, है ना, किसी ने मिलियन टाइम किसी कॉइन को टॉस किया और उसके बाद में ये देखा कि दोनों जो चीजें हैं, यानी कि हेड आना और टेल आना, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी वो सेम ही हो जाती है, लगभग लगभग सेम आ जाती है ना। मान लो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर कुछ इतनी है 0.54 3 to 1 इस तरीके से कुछ है, तो हेड टेल आने की क्या बचेगी लगभग कितनी, 0.46 इस तरीके से कुछ बची है, मतलब दोनों चीजें आसपास में। अब आप मिलियन किया है, अब अगर आप और बिलियन में करोगे तो और ज्यादा पास में आने लग जाएगी, यानी कि हेड और टेल आने की तो दोनों के चांसेस है वो इक्वली होते जाते हैं। इसीलिए देखो अब ये वाली अप्रोच जो है वो इन जगह तो जैसे कॉइन वाले टॉस में तो फिजिबल है कि कॉइन वाले आपको कुछ भी करना है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कितनी बार करके देख लो, नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लेकिन मान लो अगर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटीज का ऐसा तो है ही नहीं केवल सिक्के के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज होगा, कई सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब वगैरह में साइंटिफिक, उनके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। तो मान लो जहां पे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट अपने वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वहां पे आप ट्रायल करके नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर रोड पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है, उनमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनमें जो पर्सन सर्वाइव कर जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितने लोग जिंदा बच जाते हैं और कितने लोगों की डेथ हो जाती है, उस चीज की अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऐसे केसेस में आप क्या नहीं कर सकते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी देखोगे। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट अपन एक्सीडेंट करवाया फिर अपन देख रहे हैं कि कितना जिंदा बचते हैं कितने नहीं बचते। तो ऐसे केसेस के लिए कुछ और अप्रोचेज यूज होती है जैसे एक्जियोमेट्रिक और क्लासिकल अप्रोच। और इसी तरीके से मान लो कोई मिसाइल का टेस्ट है ना, कोई मिसाइल का अपने को टेस्ट करना है और इस मिसाइल के टेस्ट में आपको ये देखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये जो लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल है ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी किसी सैटेलाइट को आपको उसके क्लास में सेट करना है। तो इस वाले में अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो तो एक तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना, काफी ज्यादा कॉस्टली है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी सारी कॉस्ट के बेस पे आप अगर इतने एक्सपेरिमेंट करके देखो 10 बार 1000 बार भी अगर इस चीज को ट्रायल करें 10 बार भी करें तो भी काफी बड़ी चीज है। तो ऐसी चीजों में अपन ये वाली जो अप्रोच है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये वाली यूज नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशन है। इसके लिए अपना कंसेप्ट आया था फिर थ्योरेटिकल अप्रोच जो है अपनी, अपन जो इस 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो अब पढ़ते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच से। थ्योरेटिकल या फिर इसी को बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, इस पे आपको फोकस करना है। क्लासिकल अप्रोच ने क्या कहा, और ये भी सब जगह वैलिड है, ये ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्लासिकल अप्रोच वर्क करती है इक्वली लाइकली आउटकम के बेस पे कि कई सारे जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो इनको कई बार टॉस किया, मिलियन बिलियन ट्रिलियन बार टॉस किया, उसके बाद देखा कि हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो सेम ही होती है। तो अपन ये मान लेते हैं कि हेड आना और टेल आना जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर जितने भी आउटकम है किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उन सभी के आने के चांसेस अगर सेम है, ठीक है, जितने चांसेस किसी एक आउटकम के आने के उतने ही दूसरे के, जैसे हेड और टेल आने के चांसेस अपन कितने मान के चलते हैं 1/2 इसके आने के चांसेस है ना 50% और 50% चांसेस इसके आने के, तो ऐसे आउटकम को अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली टू अकर। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ये जो डाइस का केस है इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 है, इन 6 में से जितनी प्रोबेबिलिटी 1 आने की है 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इस ऐसे आउटकम को अपन क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। और ये वाली जो अप्रोच है इसका सबसे बड़ा जंक्शन यही है कि ये उन्हीं केसेस के साथ में वर्क करती है, उन्हीं एक्सपेरिमेंट के साथ में वर्क करती है जहां पे अपना जो अजम्पशन है इक्वली लाइकली आउटकम का वो वैलिड हो, ठीक है ना। ये वाली चीज अपने देख ली थी
इसके बाद में अपन ने देखा था इवेंट के बारे में। दो इवेंट मैंने आपको बताई थी कि जो इवेंट है वो बेसिकली दो तरीके की है अपने काम की, जो है एलिमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट को सिंपल इवेंट भी बोलते हैं, और एक है कंपाउंड इवेंट। आपकी जो आएगी बेसिकली वो इन्हीं पे वर्क करना। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या बताई थी मेरे को एक बार बताओ, एलिमेंट्री इवेंट क्या बताई थी मैंने, बोलो जल्दी से। हाँ, जिसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उनमें से उसके फेवर में केवल अगर उस इवेंट के फेवर में केवल एक ही आउटकम हो तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं अपन सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा हो, है ना। एलिमेंट्री इवेंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं, पहले अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं जो क्लासिकल अप्रोच में है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ ट्रायल इन फेवर ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये था स्टैटिस्टिकल अप्रोच का, एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल अप्रोच का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, ये क्या है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको सिंपल ऐसे है इसका पी, फिर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ई। ई इवेंट के होने की अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, आपके बुक में हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला ये यहाँ पे इक्वली लाइकली यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन मान के चलता है कि अपन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ आउटकम है फिर नोट करके लिखना पड़ता है फिर अपने को कि जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। बाकी सही जो डेफिनेशन है, सही जो फॉर्मूला वो ये है कि जो आउटकम आपके इक्वली लाइकली होने चाहिए, या फिर अपन बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि जो आउटकम वो इक्वली लाइकली है, तो फिर अपन इस चीज को नहीं लिखते हैं। तो फॉर्मूला ये है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम इन दैट एक्सपेरिमेंट। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। कौन सी अप्रोच में, थ्योरेटिकल अप्रोच में। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का वैसे तो आना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लेना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन फेवर ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ और तरीके के टर्म के बारे में अपन जानने वाले हैं। श्योर इवेंट किसे बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं, ठीक है ना। सर टोटल कितने इवेंट है? ये टाइप्स में नहीं आ रहा, ये टर्म है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। बेसिकली तो देखा जाए तो फिर देखो, एक अपन ने एलिमेंट्री पढ़ी है, एलिमेंट्री कंपाउंड, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आएगी, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये चार पांच तरीके की इवेंट है, ठीक है। सर कंपाउंड तो आपस बताना एक बार। कंपाउंड इवेंट ऐसी इवेंट होती है जिसके फेवर में एक से ज्यादा आउटकम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तुम्हें कि डाइस को थ्रो करने पे इवन नंबर का आना, डाइस को थ्रो करने पे गेटिंग एन इवन नंबर, तो इस इवेंट ए के फेवर में कितने हैं, 2 आना, 4 आना और 6 आना, ये तीनों की तीनों आउटकम इसके फेवर में है, बोलो इवन। हाँ, ये सारी इसके फेवर में है ना। कितने आउटकम है जो इवेंट ए को फेवर कर रहे हैं, 3 आउटकम है, तो ये कैसी इवेंट हो जाएगी, फिर कंपाउंड इवेंट हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आप लोग बताना,
कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा सोच के जवाब दे रहा है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट्री इवेंट आपको पता है, एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी इवेंट जिसके फेवर में केवल एक ही आउटकम हो। तो यहाँ पे मैं कोई दो केस लेता हूँ आपके सामने कि एक अपन बात करते हैं कॉइन वाली केस की। तो इसमें दो एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है, हेड आना और टेल आना। इसके टोटल आउटकम कितने हैं कॉइन वाले केस के? एक कॉइन को जब अपन टॉस करते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में लिखता हूँ, टोटल आउटकम कितने बनते हैं अपने? टोटल आउटकम कितने बनते हैं कॉइन वाली केस में? जो कॉइन को अपन थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम बोलो, कॉइन को टॉस करने की केस में 2 हेड एंड टेल। दो आउटकम बनते हैं, हेड या फिर टेल, है ना? हेड आना या फिर टेल आना, ये दो आउटकम बनते हैं। और इसमें एलिमेंट्री इवेंट कितनी बन सकती है? दो ही तो बन सकती है कि या तो हेड आना या तो टेल आना, यही तो दो इवेंट बन सकती है। ये क्या है? अकरेंस ऑफ हेड, अकरेंस ऑफ हेड या फिर अकरेंस ऑफ टेल, या गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, ये दो एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है। एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? दो है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितनी है? दो है। इसी तरीके से मैं डाइस की बात करूँ, तो डाइस की बात करें तो इसमें टोटल आउटकम कितने हैं? 6 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्री इवेंट बनाना चाहूँ, ये सारी क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स है, एलिमेंट्री इवेंट्स है। और इसमें एलिमेंट्री इवेंट कितनी बन सकती है? वन आना, ठीक है ना, गेटिंग वन। देखो, ऑन रोलिंग ए डाइस, गेटिंग वन, इसी तरीके से गेटिंग टू, गेटिंग 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 ही एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है, इनके अलावा कोई एलिमेंट्री इवेंट नहीं बन सकती ना। एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं मैं। यस सर। बोलो। तो एक चीज अपन यहाँ से नोट कर पा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ आउटकम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उतनी ही उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट बनती है। तो यहाँ पे अगर एक अपन नोट लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स associated in any random experiment will be equal to total number of outcomes in that experiment। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं तुम लोगों के, है ना? कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में मान लो n नंबर ऑफ आउटकम है, टोटल आउटकम जो है इक्वली लाइकली आउटकम, ऑब्वियस सी बात है, थ्योरेटिकल इक्वली लाइकली आउटकम की संख्या अगर n है तो उसमें एलिमेंट्री इवेंट कितनी बनेगी? n ही बनेगी। ये नोट अपने को समझ लेना बिल्कुल, ठीक है? देखो ये चीज आपकी मर्जी है, तो था केवल समझाने के लिए, काम की चीज यहाँ पे ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज के बारे में। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे उतनी ही नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट बन सकती है। हो गया? चलो अब आगे कुछ और चीजें देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप ये समझना, एक और नोट अपन यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच में, जो भी आउटकम हो इक्वली लाइकली है। और इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि किसी भी पर्टिकुलर आउटकम के होने के
जो चांसेस है वो इक्वल है ना। तो यहाँ पे एक चीज अपन फिगर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वापस से मैं वही कॉइन वाला केस लेना चाहूंगा, ये समझाने के लिए काम की चीज वापस से नोट आएगी। कॉइन में जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हैं, 1 है और 2 है, ये टोटल आउटकम है ना, 1 और 2 है। तो एक बात बताना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ थ्योरेटिकल अप्रोच में कि जितने चांसेस, सॉरी कॉइन की बात कर रहे थे, हेड और टेल, हेड और टेल, तो जितने चांसेस हेड आने के उतने ही टेल आने के चांसेस है। इस अजम्पशन को मानने का कारण है ना, इसको अजम्पशन को मानना है, तभी तो अपन ने बोला है कि इक्वली लाइकली आउटकम। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं पीएच रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अपना फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हेड आने के फेवर में कितने हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट है, कितने आउटकम है जो हेड आने के फेवर में 1 है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 अपने फॉर्मूले के हिसाब से, 1 फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, तो 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और तुम्हें पता है कि हेड आना एक एलिमेंट्री इवेंट है और टेल आना भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, और इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट के अलावा इस एक्सपेरिमेंट में, कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, यानी कि दोनों ये एलिमेंट्री इवेंट बनी है। अब अपन वापस से बात करते हैं डाइस की। इसमें जो अपने आउटकम है इनको अच्छे से समझ लेना चीजों को, इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कई सारे। आउटकम जो है वो है 1 2 3 4 5 6, ये इसमें एलिमेंट्री इवेंट बनेगी 6, 1 गेटिंग 1 गेटिंग 2 गेटिंग 3। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने कि P1, जो P1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द अपर फेस, है ना, गेटिंग 1 ऑन द डाइस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसके फेवर में कितने हैं, 1 आने के फेवर में कितने हैं, 1 आने के फेवर में। सर इस साइड का दिख नहीं रहा। इस साइड का नहीं दिखा, एक मिनट, दिख रहा है ना, ज्यादा लिखा नहीं है कुछ वैसे भी, देखो हाँ सर नहीं दिख रहा है। अब तो दिख रहा है। यस सर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है, दिख रहा है। देखो अब दिख रहा है। P1 यानी कि 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो कैसे निकालेंगे, इसके फेवर में कितने, 1 आउटकम है इसके फेवर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/6। इसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बोलो, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरीके से 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और इसी तरीके से 4 5 और P6 यानी कि गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। अपने बात करी कॉइन वाले केस में, तो कॉइन वाले केस में 2 एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल है, हेड आना या टेल आना, इन दोनों की अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनके अलावा और कोई एलिमेंट्री इवेंट इसमें पॉसिबल है भी नहीं। इसके बाद अपन ने डाइस वाले केस लिया, डाइस वाले केस में 6 एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल है, उन 6 की अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाली, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है, और 1/6 आना भी जरूरी है क्योंकि तभी तो अपन उसको इक्वली लाइकली आउटकम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि इसमें जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटीज का मैं सम करता हूँ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा ये, 1 आ जाएगा, बोलो, ठीक है। और इसी तरीके से इस वाली केस में भी जो सारी एलिमेंट्री इवेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालता हूँ, P1 दैट इज गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी, P2 प्लस P3 प्लस P6, इन सभी की प्रोबेबिलिटीज जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा 1/6 प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है, और ये 2 के लिए तो अपन ने प्रूव किया है, चेक किया है, क्योंकि अपन कर सकते हैं, तो ये इन जनरल भी सभी के लिए ट्रू है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये। कि द सम ऑफ
the sum of probabilities of all the elementary events, all the elementary events associated with any random experiment will be equal to क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट नोट है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग और इसको याद रखा। प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन तो है ही है, उनके अलावा काफी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल उनसे याद रखें, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यूज। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सभी का सम 1 होता है, ये क्लियर है सबको? इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हो गया? देखो अब अपन देखेंगे किसी इवेंट ई के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज में भी आपस में कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, उसको भी अपन नोट के फॉर्म में लिखेंगे। कई लोगों को देखो जिन्होंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ लिया है उनको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन से तो इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो तो सीधे सीधे वैसे भी हो जाते हैं सीधे फॉर्मूले से। तो आप लोग ध्यान रखना वन लाइनर और एमसीक्यू में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। इनफैक्ट जो आरबीएससी बोर्ड की बुक में तो इस तरीके के क्वेश्चन है भी सही कई सारे और पेपर में आए हुए भी। तो आपको जो थ्योरी है वो भी सारी समझनी है अच्छे से। दो इंपॉर्टेंट नोट मैंने देखे यहाँ पे कि किसी भी एग्जांपल किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट उतनी ही होती है जितने उसमें सैंपल पॉइंट है, जितने उसमें नंबर ऑफ आउटकम है। और दूसरी चीज मैंने देखी किसी भी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पहले मैं सिंपल से बता देता हूँ फिर लैंग्वेज लिखवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अपन बात कर रहे हैं डाइस को थ्रो करने वाली केस की। टोटल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6। इस चीज को ज्यादा ध्यान से सुना दो आप। मैं एग्जांपल बताता हूँ, डेफिनेशन अदरवाइज समझ में आएगी। ये एक्सपेरिमेंट है अपना डाइस को थ्रो करना जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये आपके आउटकम है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे दो इवेंट लिखता हूँ मैं आपके सामने। एक इवेंट में लिखता हूँ ई इवेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं। ये जो आपका पूरा सेट लिखा हुआ है आपके नंबर का, गेटिंग एन चलो 2 4 और 6 ये तीनों जो पॉइंट है, ये जो तीनों नंबर है 2 आना 4 आना या 6 आना, ये जो तीनों आउटकम है वो इस इवेंट ई को फेवर कर रहे हैं। इवेंट एफ लिखता हूं मैं यहाँ पे, इवेंट एफ है गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 3 और 5।
अब इन दोनों इवेंट की हेल्प से अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो डेफिनेशन ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कि किसी भी इवेंट ई के लिए, ध्यान से सुना आप लोग, किसी भी इवेंट ई के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होती है जिसके फेवरेबल आउटकम वो सारे होंगे, जिसके फेवरेबल आउटकम वो सारे आउटकम होंगे। एक मिनट वापस से मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी आउटकम इसको फेवर कर रहे हैं 2 4 6, इनको छोड़ के कितने बचे 1 3 5। देखो यहाँ पे इवेंट ई के जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 2 4 और 6 है, तीनों है 2 4 6। इनको अलावा जो बचे हुए हैं वो दूसरी इवेंट, कोई ना कोई इवेंट होगी जिसको फेवर कर रहे होंगे सारे, तो वो इवेंट इसकी क्या हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली इवेंट थी गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर की जो फेवर है वो है 2 4 6। इसके अलावा जो अपना टोटल आउटकम उसमें कौन कौन से बचे 1 3 5। अब ऐसी कोई इवेंट जो इन सब 1 3 5 को फेवर कर रही हो तो वो वाली इवेंट इस वाली इवेंट की क्या हो जाएगी फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। कॉइन कॉइन के केस में बात करें तो देखो हेड और टेल दो ही है यहाँ पे, तो हेड आना और टेल आना ये दोनों एक दूसरे की क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ कि जब हेड आ रहा है तो हेड आने को फेवर में ये वाली चीज है और टेल आने की फेवर में ये वाली चीज है। तो टोटल कितने थे दोनों थे, दोनों में से इसको छोड़, हाँ बोलो सर सारी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी ना? सारी इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, एक की इवेंट दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये समझना कि कोई भी इवेंट ई है ना जिसके फेवरेबल आउटकम ये दो है। अब आप सोच समझ के जवाब देना। एक इवेंट ई मैंने यहाँ पे लिखी है जिसके फेवरेबल आउटकम ये 1 और 2 है, इस डाइस में 1 आना या 2 आना इस इवेंट के फेवरेबल है। तो इसके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाना चाहूँ ई डे से रिप्रेजेंट करेंगे पर ई डे या ई बार से, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो सारे होंगे, वो सारे आउटकम आ जाएंगे जो इसमें आ गए थे, इनको छोड़ के जो बचे हुए हैं। तो इसमें क्या आएंगे बताओ इसके फेवरेबल में, ई डेज के फेवरेबल में बोलो 5 6 हाँ 3 4 5 6। अब ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है कि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ये दोनों मिला के पूरे टोटल आउटकम बन जाएंगे। आई बात समझ में? ओके सर। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, इसी वाले केस की बात करें। ए इवेंट ए है ये 2 5, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं लिखूंगा ए बार या ए डे से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ये वाला नोटेशन यूज किया गया है ए बार। तो ए बार में कौन कौन से आउटकम फेवरेबल हो जाएंगे इसके 1 3 4 6 3 4 6 1 3 4 और 6। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। या फिर मैं सिंपल सी टर्म में ये बोलूं, मान लो इवेंट ए अगर ये है तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि नोट ए, एक नई इवेंट में डिफाइन करना चाह रहा हूं नोट ए। तो इवेंट हो ए कब होगी जब 2 आएगा या 5 आएगा। लेकिन अगर मान लो 2 नहीं आया है 1 आ गया है तो मैं क्या बोलूंगा कि इवेंट ए तो नहीं हुई बट एक नई इवेंट है नोट ए, जिसको मैंने नाम दिया है नोट ए, वो हो गई। नहीं आया ना ए इवेंट नहीं हुई इसका मतलब नोट ए हो गई है ना। इस तरीके से मान लो यहाँ पे 5 आ जाता तो मैं बोलता इवेंट ए हैज अकर्ड, इवेंट ए हो गई। अगर मान लो यहाँ पे 6 आ जाता तो मैं बोलता हूँ कि इवेंट नोट ए हैज अकर्ड, इवेंट नोट ए हो गई। उस नोट ए को ही अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना। हेड आया है और हेड नहीं आया तो मैं नोट हेड भी बोल सकता हूँ। इस वाले केस में जो टेल आना है ना उसको मैं नोट हेड भी बोल सकता हूँ। नोट हेड का मतलब वही है जो टेल आना है। जो हेड आने की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको आप नोट हेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसको डेफिनेशन लिखे हैं अपन बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना। यानी कि किसी इवेंट में जितने भी फेवरेबल आउटकम है उसको जो बच्चे हुए सारे हैं वो किसी न किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वही उसकी हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट ई there exist an event ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना, ई के ऊपर बार लगा दिया, ई डे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ये वाला नोटेशन याद रख सके।
for any event E there exists an event E bar which contains या फिर which has all the favorable outcomes except those which favors event E. किसी भी इवेंट E के लिए वो सारे आउटकम को for any event E there exists an event E which has all the favorable outcomes except those which favors event E. इवेंट E को फेवर करने वाले आउटकम के अलावा सारे आउटकम ऐसे हो जो किसी इवेंट को अगर फेवर कर रहे हो तो वो उससे जो बनेगी वो इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी ना. देन event E dash is called as complementary event of E. दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है ना, आगे बात समझ में. अब अपन यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे डाइस के केस की बात करें तो दो इवेंट है, इवेंट ई है गेटिंग एन ओड नंबर, और अब इसके जो फेवरेबल आउटकम है, किसके फेवरेबल आउटकम, इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम, वो है आपके ओड नंबर मतलब 1, 3 एंड 6. और एक इवेंट दूसरी अपन ने लिखी है एफ इवेंट, ये है गेटिंग एन इवन नंबर. और इसके जब मैं फेवरेबल आउटकम लिखने जाऊंगा, फेवरेबल आउटकम, तो इसके फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 2, 4 और 6. तो ऐसी इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम में सारे आ रहे हैं एक्सेप्ट दोस विच फेवर्स इवेंट ई. तो यहाँ पे ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. अच्छा, आप लोग ये बताना मेरे को कि इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है. हाँ बोलो, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है ना, या फिर अपन बोल सकते 3/6, वो 1/2 आ जाएगा. और इसी तरीके से इस एफ इवेंट को इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी. यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं आपको कि जो इवेंट ई है, सॉरी इवेंट एफ जो है, आप उसको जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इस तरीके से बता देता हूँ, उसको नोट इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, अलग से नोटेशन नहीं, इनका कुछ लेना देना नहीं है, कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, ये बात करो आप, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई बोलो, या फिर इवेंट नोट ई बोलो, या फिर आप ई डैश ई बार बोलो. ये तीनों जो है वो चीजें इक्विवेलेंट है, तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट. कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई की बात करें या फिर नोट ई की बात करें या फिर ई बार की बात करें, तीनों चीजें एक ही बात है. यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 होता है हमेशा. कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी तो उन प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है. इस चीज को अपन और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ और एग्जांपल आपको बताए थे. ये एग्जांपल 1 हो जाएगा. एग्जांपल 2 में मैं बात करूं कि मान लो जैसे सर टाइम हो गया. एक एग्जांपल, एक मिनट, एक एग्जांपल वो लिख देता हूं यहाँ पे. गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल आर
ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का भी अगर मैं सम निकालूंगा, हेड आना और टेल आना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का भी सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये इन जनरल स्टेटमेंट भी है कि इन्हीं में दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टेल आना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ये दोनों एक ही बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं ना सारी चीजों को। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे, कुछ चीजें और है, एक दो कंसेप्ट और बाकी, उसके बाद भी क्वेश्चन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes. ठीक है, क्लास एंड करता हूँ मैं। सर